नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल का नाम PCS मार्गदर्शक से भारत एजुकेशनल सेंटर कर दिया है और हर दिन हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही है संविधान एवं संविधान का महत्व और संविधान का वर्गीकरण। जैसा कि आपको आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। आई होप, उम्मीद कर सकता हूं कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि अभी हम कन्वर्सेशन कर नहीं सकते हैं, एक दूसरे से चीज़ें पूछ नहीं सकते हैं कि आपके हालचाल क्या है। फिर भी हम एक तरीके से आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पढ़ाई करना ज़रूरी है। पढ़ाई करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आपको है, क्योंकि मंजिल के लिए सपने आपने देखे हैं। तो सपने जो देखेगा उसको हकीकत में सार्थक करने के लिए संघर्ष और मेहनत भी उसे ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, या कोई भी जो कहीं पर भी आपको पढ़ा रहा है वो सिर्फ एक मार्गदर्शन कर सकता है, आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। पर उस रास्ते पर चलना है, दौड़ना है, भागना है, रेंग रेंग के चलना है, ये सब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि सपना आपने देखा है सरकारी जॉब पाने का, तो सरकारी जॉब पाने का जो भी कोई सपना देखेगा उसे उस संघर्ष के लिए फाइट करना पड़ेगा। आपको पता है कि एग्जाम के लिए एकदम गर्दन तक मेहनत करनी पड़ती, अर्थात एकदम बॉटलनेक तक आपको संघर्ष करना पड़ता है लगातार। अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो बाकियों को पीछे करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी जगह मिलेगी। आइए, इसी उम्मीद के साथ हम एक अपनी नई क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको आज संविधान क्या है और संविधान के महत्व क्या है और संविधान का वर्गीकरण। कई बार आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में, मेंस एग्जाम में संविधान के महत्व को पूछा जाता है, पर आप संविधान के महत्व को लिखने के लिए सबसे पहले आपको संविधान जानना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है। तो आज आपको यह पता चलेगा कि संविधान क्या होता है, वहीं आपको यह पता चलेगा कि संविधान का महत्व क्या है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि संविधान का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर, कौन सा संविधान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इस आधार पर आपको पता चलेगा कि संविधान कितने प्रकार के हैं। तो आइए अपनी क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको भारत एजुकेशनल सेंटर खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे @BEC1994 लिखेंगे अपने YouTube पर लिंक पर, और सीधे आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आप जाकर के वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको क्लास के सारे नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से मिल सके। आइए हम अपनी तरफ क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि संविधान, हमने इसके पहले की क्लास में, जस्ट मैं कहूँ तो एक दिन पहले की क्लास में, हमने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है। कुछ हद तक हमने बताया था कि संविधान क्या होता है। आज हम उसी को विस्तार देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने उस दिन बताया था आपको क्लास में कि संविधान कानूनों का एक दस्तावेज है, परंपराओं का दस्तावेज है, विधियों का एक दस्तावेज है। जब हम किसी कानून को, अर्थात विधि को, परंपराओं को जब हम एक संकलन कर देते हैं, एक जगह कोडिफिकेशन कर देते हैं, तो उसे ही हम संविधान कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं कि संविधान क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि संविधान है क्या एक्चुअल में। तो दोस्तों, पहली हेडिंग ही आपकी बनेगी कि संविधान क्या है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास के साथ। आइए हम सीधे लिखते हैं कि संविधान क्या है। आप पेन कॉपी लेकर बैठे और लाइन बाय लाइन, शब्द सा शब्द जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते चले। आपको यह सारी क्लासेस प्रीलिम्स एग्जाम्स में तो काम करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में, साथ ही साथ आपके मेंस एग्जाम में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये क्लासेस। आइए, किसी देश के शासन को संचालित करने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। आधारभूत सिद्धांत, उन्हीं
सिद्धांतों को दोस्तों हम को संविधान कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपको एक अटपटा शब्द लग रहा होगा कि सिद्धांत एक्चुअली में है क्या, हम किन किन चीजों को सिद्धांत के तहत देखते हैं। तो आइए, यहां पे मैंने लिखा आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत नहीं दोस्तों, यहां पे एक शब्द छूट गया था, आधारभूत सिद्धांत। तो आधारभूत सिद्धांत अर्थात वह सिद्धांत जो किसी देश के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। अगर यह व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो देश का संचालन नहीं हो पाएगा। जैसे सबसे पहले कानून, जिसे हम विधि भी बोलते हैं, नियम, विनियम, परंपरा, इन सभी चीजों को, साथ ही साथ नियम, विनियम, परंपरा व कुछ नीतियां दोस्तों, इन सभी को जब हम कहीं एक जगह संकलित कर देते हैं अर्थात कोडिफाइड कर देते हैं दोस्तों, कोडिफाइड कर देते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, संविधान। अर्थात संविधान वह है जिसमें कानून की चर्चा की गई हो, नियमों की चर्चा की गई है, विनियम बताए गए हों, परंपराओं को समाहित किया गया हो और नीतियों को समाहित किया गया। इन सभी चीजों को जिनमें समाहित किया जाएगा उसे हम कहते हैं संविधान दोस्तों। तो आई होप आपको, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप संविधान को समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। साथ ही साथ हम संविधान में कुछ और भी चीजें देखते हैं। आपने यहां तक लिख लिया होगा दोस्तों, तेजी के साथ लिखते रहें मेरे साथ व्हाइट बोर्ड के, ताकि मैं और भी बातें आपको बता सकूं। संविधान वह है दोस्तों, संविधान के वे आधारभूत सिद्धांत, अर्थात संविधान में उन्हीं चीजों को हम जगह देते हैं जो हमारे देश के संचालन के लिए आधारभूत हो। अगर यह नहीं होगा तो आपके देश का संचालन नहीं होगा। दूसरा, हमें संविधान से पता क्या चलता है। अब हम छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, आप इसे राइट डाउन करते चलेंगे दोस्तों। संविधान किसी देश को संचालित करने का आधारभूत सिद्धांत है। पहला। दूसरा पॉइंट दोस्तों, संविधान को वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होती है। अब आप संविधान में डीपली अंदर घुस रहे हैं। अभी तक तो क्या था, सिर्फ संविधान की डिफिनीशन आपने जाना था कि संविधान सिद्धांत आधारभूत सिद्धांतों का एक संग्रह है जिससे हम देश का संचालन करते हैं। अब हम संविधान में और आगे डीप में जा रहे हैं कि संविधान में और क्या क्या चीजें हैं। जैसे संविधान जो था, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों। संविधान को वैधानिक अर्थात कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा संविधान है उनमें बहुत सारे कानूनों की चर्चा की गई है। इस आधार पर हम संविधान को कानूनी मान्यता देते हैं। हम संविधान को एक्सेप्ट करते हैं कि संविधान हमारे यहाँ कानून के तौर पर रखा जाएगा और सभी चीजें इसी से संचालित की जाएंगी। इस हिसाब से संविधान को वैधानिक मान्यता होती है, अर्थात कानूनी मान्यता है संविधान को। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें आता है, किसी देश का नियम व कानून का आधारभूत संविधान होगा। अगर हमें किसी देश में कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, तो वह कानून और नियम संविधान के अंतर्गत अर्थात संविधान के अधीन होंगे। अर्थात संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे वह संस्थाएं हों, चाहे वह कानून हो,
परंपराएं, वह सभी के सभी संविधान के अधीन होंगे। संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा दोस्तों। तो सीधे सीधे मतलब संविधान देश का सर्वोच्च विधि होती है, देश का सर्वोच्च विधि होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। संविधान किसी देश को संचालित करने का एक आधारभूत सिद्धांत है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात इसको एक्सेप्ट किया जाता है लोगों द्वारा, इसको स्वीकार किया जा सकता है। और संविधान देश का सर्वोच्च विधि होगा। जिस देश में संविधान है उस देश की सर्वोच्च विधि होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहानी में बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हुआ करता था दोस्तों, तो साम्राज्य में चाणक्य नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो उनका प्रधानमंत्री था। और जब चाणक्य हुआ करते थे तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो उस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया कि आपको देश का संचालन कैसे करेंगे, अर्थात राजा कैसे सिस्टम संचालित करेगा, पूरा राजपाट कैसे संभालेगा, इसकी चर्चा अर्थशास्त्र में उन्होंने की। आपको अर्थशास्त्र नाम से लग रहा होगा कि कोई आर्थिक व्यवस्था संबंधित होगी, नहीं, वह दोस्तों वह राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। तो वह जो पुस्तक में लिखा गया था वह एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के लिए संविधान था। और कमोबेश बहुत सारी चीजें हम आज भी कौटिल्य की पुस्तक से ग्रहण करते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस विभाग कैसे काम करेगा, यह हम कौटिल्य की पुस्तक से देखते हैं। तो उस समय जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक लिखी उसमें भी उन्होंने संविधान जैसी बातों की चर्चा की, अर्थात संविधान तो नहीं कहा पर वहां पर उन्होंने बताया कि देश का संचालन कैसे होगा, राजा कैसे काम करेगा, राजा जनता को कैसे कंट्रोल करेगा, वहां पे जो संस्थाएं होंगी संस्थाएं कैसे काम करेंगी, इन सभी की चर्चा कौटिल्य ने किया था जब पहला हमारा मौर्य साम्राज्य बना भारत का। जब उस समय संविधान नहीं था दोस्तों, लेकिन संविधान जैसी कमोबेश व्यवस्था थी जो राजपाट को संचालित कर सके। वैसी ही व्यवस्था हमें लोकतंत्र में मिलती है। और लोकतंत्र में जब हम कहीं किसी चीज को लिख करके रख देते हैं तो लिखी हुई चीज को, जिसमें कानून नियम विनियम होते हैं, उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान नियमों का, कानूनों का, विधियों का, विनियमों का, प्रथाओं का, परंपराओं का एक समूह है। जब इन सभी को मिलाकर के चीजें लिख के रख दी जाती किसी एक बुक में तो उसे हम संविधान कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ संविधान की बुक है उसी के बारे में इतनी देर से सारी डिस्कशन चल रहे हैं कि संविधान क्या है, जिसमें क्या क्या चीजें दी गई दोस्तों। उसमें परंपराओं की चर्चा की गई, उसमें विधियों की चर्चा की, उसमें कानूनों की चर्चा की गई, उसमें विनियमों की चर्चा की गई। इन सभी चीजों की चर्चा वहां पर की गई और इस आधार पर हमारा संविधान डिजाइन किया गया है कि हमारे यहाँ जितनी भी विविधता, डाइवर्सिटी है, वह सारी की सारी आसानी से, अच्छे तरीके से हमारे देश में प्यार से रह सकें। और हमारे संविधान जो है हमारा एक आदर्श है जो हमें बताता है कि हमारा संविधान कैसे संचालित होगा। वर्तमान सरकार हो या नेहरूवियन सरकार हो, वह सभी की सभी सरकारें संविधान के तहत ही काम करेंगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर होगा चाहे प्रेसिडेंट होगा, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई भी होगी वह संविधान के अधीन काम करेगी। अर्थात संविधान ही सर्वोच्च विधि होगी। संविधान से ऊपर किसी को अधिकार नहीं दिया है, सब संविधान के अधीन होंगे, क्योंकि संविधान ही सबको शक्ति देगी। सबकी शक्ति का स्रोत संविधान होगी और संविधान की शक्ति का स्रोत जनता होगी। जब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हम आपको और भी चीजें लगातार डिफाइन करते चले जाएंगे कि संविधान में और क्या क्या चीजें दी गई हैं। आई होप आप इतनी चीजें नोट कर लिए होंगे। मैं हट जाता हूं एक सेकंड के लिए, आप इसे राइट डाउन कर ले दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहें दोस्तों। चैनल के संख्या बल को जरूर बढ़ाएं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं वो लगातार वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में फैलाते रहें, अपने दोस्तों तक भेजते रहें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी यह इंटरेस्टिंग क्लास मिल सके। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वह है, पहला टॉपिक हमने देख लिया दोस्तों कि संविधान क्या है।
अब हम देखते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। यह दोनों चीजें आपके काफी हद तक मुख्य परीक्षा संबंधी दोस्तों, लेकिन इनकी कुछ बातें आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी काम करेंगी आपके लिए, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके लिए काम करेंगे दोस्तों। यह तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके मुख्य परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके लिए सहायक होंगे, इसलिए ध्यान से देखें और सभी तक इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संविधान का महत्व दोस्तों। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी दोस्तों। संविधान का महत्व, तो हम समझते हैं कि संविधान का महत्व क्या है दोस्तों। और वैसे तो हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम भारतीय संविधान की तुलना विश्व के अन्य संविधानों से भी करते हैं। तो इसलिए हम भारत के संविधान के महत्व को तो समझेंगे ही समझेंगे। हम आगे की जब घटनाक्रम में आएंगे, आगे के लेक्चर्स में आएंगे, तो आपको हम बताएंगे कि भारत के संविधान का महत्व क्या है। वैसे हम वैश्विक रूप से देखेंगे कि संविधान का महत्व क्या है, पर वह जो वैश्विक रूप से देखा गया संविधान का महत्व होगा वह भारत के संविधान पर भी लागू होगा दोस्तों महत्व। तो आइए सबसे पहले मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कि यह जो भी महत्व होगा काफी हद तक यह वैश्विक आधार पर दोस्तों होगा। हम वैश्विक आधार पर देखेंगे। आइए दोस्तों, तो संविधान बहुत सारी बातें करता है। संविधान बताता है कि आपका शासन प्रणाली कैसी होगी, संविधान बताता है आपका नेचर कैसा होगा, संविधान बताता है आपका उद्देश्य क्या होगा, संविधान आपकी शक्तियों को डिफाइन करता है, संविधान संस्थाओं को विभाजित करता है। तो संविधान के अनेकों महत्व हैं। उन अनेकों महत्व में से मैं कुछ महत्व को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 4-5 पॉइंट्स को लिख देंगे तो संविधान के महत्व का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट दोस्तों कि संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है, कि देश की शासन प्रणाली कैसी होगी यह तय करता है। तो संविधान देश की शासन प्रणाली को संचालित करता है, को तय करता है, को तय करता है। अब दोस्तों शासन प्रणाली आपको समझना पड़ेगा। शासन प्रणाली मतलब क्या, आपको जानना पड़ेगा कि शासन प्रणाली मतलब क्या। अब जैसा कि आप देखते होंगे कि विश्व के देशों में दो ही प्रकार की प्रणालियां काफी हद तक आपने ऋग्वैदिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्तमान समय तक देखेंगे तो कुछ ही व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे वह राजतंत्र रहा होगा चाहे लोकतंत्र रहा होगा। पहले राजतंत्र हुआ करता था, वर्तमान में लोकतंत्र हुआ करता है। कहीं पर और भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोकप्रिय रूप से जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा फेमस है वर्तमान में वह लोकतंत्र है दोस्तों। जैसा कि आप वर्तमान सरकार में भी देख रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे ही लोकतंत्र की शुरुआत काफी पहले से हुई। तो आइए हम देखते हैं कि शासन प्रणाली कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली शासन प्रणाली दोस्तों जो होगी वह होगी आपका राजतंत्र, जिसको कहते हैं मोनार्की। दूसरा दोस्तों होगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। दोस्तों यह अब्राहम लिंकन का कथन है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र की सबसे फेमस परिभाषा है दोस्तों। आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं और एग्जाम में से कोट कर सकते हैं। तथा तो लोकतंत्र वह है लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, अर्थात लोग या तो खुद शासन सत्ता में शामिल होंगे या अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और वह प्रतिनिधि आपके शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे। तो वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है
या तो प्रत्यक्ष हो सकती है दोस्तों या प्रत्यक्ष हो सकती है दोस्तों। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंटर करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि लोकतंत्र का पूर्णतः मतलब क्या होता, तब हम आपको वहां डिफाइन करेंगे खुल करके दोस्तों। तभी आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र मतलब लोगों का एक तंत्र, लोगों का एक सिस्टम जो अपने या तो प्रतिनिधि को चुनते हैं या स्वयं जाकर शासन व्यवस्था में शामिल होते हैं दोस्तों। तो यह लोकतंत्र हो गया दोस्तों। राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, यानी राजा का सिस्टम, अर्थात राज्य को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति होता था जिसे कहते थे हम राजा। तो राजा के ही अंदर सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होता था दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वह सारी संस्थाएं मिलकर के लोकतंत्र को संचालित करती हैं और 5 साल बाद यह हट जाता है और फिर नई सरकार आती। अर्थात इसमें वंशानुगत व्यवस्था नहीं होती दोस्तों लोकतंत्र में, लेकिन राजतंत्र में वंशानुगत व्यवस्था होती थी दोस्तों। यानी राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, उसका पुत्र राजा बनेगा, अगला उसका पुत्र राजा बनेगा दोस्तों। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरह राजतंत्र में व्यवस्थाएं ट्रांसफर होती थी। जैसे राजतंत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार शासक बना, बिंदुसार का बेटा अशोक शासक बना। तो यह घटनाक्रम राजतंत्र में ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन लोकतंत्र में आपको यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। एक सत्ता जाएगी तो दूसरी सत्ता आएगी। जैसे वर्तमान सरकार मोदी की यह सरकार है, पहले कभी नेहरू की सरकार रही होगी, कभी मनमोहन की सरकार रही होगी, कभी इंदिरा की सरकार रही होगी। तो वर्तमान सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक सरकार है। अर्थात यहां सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी। सत्ता किसी के बाप की नहीं है, किसी ने उठाया पॉकेट में डाल लिया और उठा के फेंक दिया कि लो बेटा सत्ता तो मेरी है, तुम्हारी थोड़ी सत्ता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता में जनता का रोल होगा, पर राजतंत्र में जनता का रोल नहीं होता, क्योंकि राजतंत्र वंशानुगत होता है। राजा जो बोलता है वही कानून है, राजा जो बोलता है वही विधि, वही सिस्टम है, वही संचालित होगी। पर लोकतंत्र में लोगों से पूछा जाएगा कि क्या करें, क्योंकि आप अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं अपने क्षेत्र से, तो जो प्रतिनिधि जाता है वह आपकी आवाज वहां रखता है। डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रतिनिधि को चुना है। वर्तमान सरकार में या किसी भी सरकार के प्रतिनिधि कैसे होंगे, या जनता पर निर्भर करता है कि जनता ने कैसे प्रतिनिधि को चुना है अपने लिए। दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट आपका है कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। अब यहां पे एक नया टर्म्स आ गया, राज्य व्यवस्था। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, पिछला वीडियो जिसमें मैंने संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर आपको बताया था, तो आप वहां समझ गए होंगे। पर काफी हद तक मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि राज्य व्यवस्था तो मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों। एक शब्द यहां मिस हो रहा है, राज्य व्यवस्था को नहीं, राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है, को तय करता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है दोस्तों। थोड़ी मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, सीधा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो राज्य व्यवस्था तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। आप हमारे वीडियो में जाएं जहां पे संविधान और राज्य व्यवस्था को मैंने अलग अलग अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया कि राज्य व्यवस्था क्या और संविधान क्या है। आज हम वहीं पे एक कदम आगे बढ़ते हुए, राज्य व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए राज्य व्यवस्था की प्रकृति को समझेंगे कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। तो आइए हम राज्य व्यवस्था की प्रकृति को देखते हैं दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो होगी, या तो एकात्मक होगी दोस्तों, या तो एकात्मक, या संघात्मक, या दोस्तों अर्ध संघात्मक। तो दोस्तों एकात्मक को यूनिटी बोलते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मेरी इंग्लिश हल्की सी वो है, तो अपने हिसाब से इंग्लिश की स्पेलिंग्स को मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर।
संघात्मक मतलब फेडरल होता है दोस्तों, और अर्ध संघात्मक को दोस्तों क्वासी फेडरल। आई होप आपको, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जो यहां ठीक है दोस्तों, यहां तक की चीजें दिख रही होंगी। अब एकात्मक जो व्यवस्था होगी दोस्तों, यहां पे सत्ता का केंद्रीकरण होगा। एक सही देखेंगे कि सत्ता का सारा संचालन किसी एक के पास होगा, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होगा दोस्तों। सारी शक्ति किसी एक के ही हाथ में समाहित होगी। वर्तमान रूप में अगर आप देखते हैं तो एकात्मक जो व्यवस्था है वह आपको कहीं ना कहीं यूएस में दिखेगी। संघात्मक व्यवस्था देखते हैं तो आदर्श रूप में आपको कनाडा में दिखेगी दोस्तों। वहीं अर्ध संघात्मक देखते हैं तो दोस्तों भारत में दिखेगी। अब भारत में कैसे अर्ध संघात्मक आपको दिखेगी, जब हम संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक की क्लास में आएंगे दोस्तों, तो हम वहां पे आपको बताएंगे कि एकात्मक क्लास में एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक व्यवस्थाएं क्या होती हैं, तब जाकर के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां हम थोड़े से शब्दों में आपको बता देते हैं कि एकात्मक क्या होता है दोस्तों। तो एकात्मक मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी शक्तियां किसी एक हाथ में ही संचालित होंगी, एक हाथ से ही। शक्तियों का केंद्रीकरण। संघात्मक, यहां पे शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्या दोस्तों, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। वहीं क्वासी फेडरल में यह दोनों व्यवस्थाएं समाहित होंगी, अर्थात शक्तियों का कुछ हद तक केंद्रीकरण होगा, शक्तियों कुछ हद तक विकेंद्रीकरण होगा दोस्तों। तो शक्तियों का केंद्रीकरण कब होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कब होगा, तो जब मैं आपको एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिफाइन करूंगा दोस्तों। तो उपरोक्त दोनों व्यवस्थाएं आपको क्वासी फेडरल अर्थात अर्ध संघात्मक व्यवस्था में देखने को मिलेगी दोस्तों। आप इन्हें राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन से हटता हूं आपके सामने से। आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा दोस्तों। लगातार चैनल को शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। अपने ग्रुप्स में क्लास को ही शेयर करें। अपने ग्रुप्स में क्लास शेयर करते करते अगर आपके फ्रेंड्स आगे की क्लासों में लोगों को शेयर करते जाएंगे तो हमारा चैनल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए। आइए दोस्तों, हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान के महत्व में हमने 2 पॉइंट देख लिया दोस्तों। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान सरकार के स्वरूप को भी निर्धारित करता है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा दोस्तों। तो आइए लिखते हैं तीसरा पॉइंट। संविधान सरकार के स्वरूप को तय करती है या निर्धारण करती है। अपने हिसाब से दोस्तों लिख लीजिएगा आप लोग। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी में तो आपको मेंस देना ही होगा ना दोस्तों। तो मेंस देने के लिए लिखने की प्रैक्टिस डालें आप लोग और लगातार यहां पर राइट डाउन करते रहें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे लिखने के लिए। तो सरकार के स्वरूप को पहले आप समझिए दोस्तों कि सरकार का स्वरूप क्या। तो सरकार का स्वरूप जो हो सकता है दोस्तों, ये शासन प्रणाली की बात करेगा, अर्थात कि सरकार की शासन प्रणाली कैसी होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहली बनेगी संसदात्मक शासन प्रणाली दोस्तों। संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। दूसरी आएगी, इसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसे बोलते हैं दोस्तों अध्यक्षात्मक। दूसरी जो शासन प्रणाली होगी दोस्तों वह अध्यक्षात्मक होगी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंटल व्यवस्था। और साथ ही साथ एक होगी अर्धसंघात्मक दोस्तों, अर्धसंघात्मक।
शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली? अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा से क्योंकि आप जब यह शब्द सुनते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और वहीं अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली में, तो कंफ्यूजन आ जाता है दोस्तों। तो हालांकि जब मैं अपनी अगली क्लास लूंगा, आगे क्लासों में आपको संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली को हम आपको जिक्र करेंगे कि यह सारी चीजें क्या होते हैं। तो पर कुछ पॉइंट्स हम यहां समझ लेते हैं दोस्तों मोटा मोटा। आइए तो पहला पॉइंट देखते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में पहला पॉइंट क्या बनता है दोस्तों। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी उसमें यहां पे दो प्रमुख होंगे, एक राज्य का प्रमुख होगा, राज प्रमुख, और एक होगा सत्ता का प्रमुख दोस्तों। तो यहां पे दो प्रमुख होंगे, किसमें? संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रमुख होंगे देश के, सत्ता प्रमुख पीएम और राज प्रमुख राष्ट्रपति होंगे दोस्तों। कई बार आपसे यह लगातार पूछा गया है कि हमारे राज प्रमुख कौन है, अर्थात हमारे देश का प्रमुख कौन है दोस्तों। तो हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, पर शासन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो शासन का प्रमुख आपका पीएम होगा दोस्तों। पहला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट संसदात्मक शासन प्रणाली दोस्तों, यहां पर जो कार्यपालिका होगी वह विधायिका के लिए उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका, आगे आप जब क्लासेस लेंगे तो आपको पता चलेगा कार्यपालिका क्या है, आपको पता चलेगी विधायिका क्या है दोस्तों। तो लगातार क्लासेस के साथ जुड़े रहें। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात कार्यपालिका तभी तक है जब तक विधायिका में उसका बहुमत है, अर्थात सरकार तभी तक है जब तक उसका विधायिका में बहुमत है। विधायिका में बहुमत गया, सरकार गई, सरकार पिल जाएगी उसके बाद सीधे। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी वह विधायिका के लिए करेगी दोस्तों। आई होप आपने यह दो पॉइंट समझ गए होंगे। एक, पहला कि राज्य का प्रमुख और सत्ता का प्रमुख अलग अलग होंगे संसदात्मक व्यवस्था में, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। वहीं जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश का प्रमुख जो होगा, चाहे वो सत्ता के प्रमुख की बात करिए चाहे राज प्रमुख की बात करिए, वह दोनों एक ही होगा। यहां पे जो प्रमुख होंगे वह चाहे राज की प्रमुख की बात करें दोस्तों, चाहे सत्ता प्रमुख की बात करें, तो यह दोनों किसी एक में ही समाहित होगा, एक में ही समाहित दोस्तों। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है तो इसको ध्यान से शब्द सुनते चलें दोस्तों। एक में ही समाहित होगी, अर्थात राष्ट्रपति। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे आदर्श व्यवस्था हमें यूएसए में देखने को मिलती है। वहीं संसदात्मक शासन प्रणाली की जो आदर्श व्यवस्था है यह हमें ब्रिटेन में मिलती है दोस्तों देखने में। कहां पर? ब्रिटेन में। भारत में मत लगा दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन में देखने को मिलती है। साथ ही जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी इसमें कार्यपालिका व विधायिका दोनों का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, अर्थात एक ही व्यक्ति होगा। तो यहां पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी दोस्तों। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी दोस्तों। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी दोस्तों। आप यहां तक राइट डाउन कर लें दोस्तों। और अर्धसंघात्मक व्यवस्था में कुछ हद तक संसद वाली व्यवस्था चलेगी, कुछ हद तक राष्ट्रपति वाली व्यवस्था चलेगी, अर्थात प्रेसिडेंटल सिस्टम चलेगा। कहीं पार्लियामेंट्री व्यवस्था और कहीं पर प्रेसिडेंटल व्यवस्था चलेगी दोस्तों। तो दोनों व्यवस्थाएं एक साथ जहां हमें देखने को मिलेगी वह होगी अर्धसंघात्मक। इसीलिए भारत का संविधान जो है वह अर्धसंघात्मक है। तो भारत के संविधान को हम कहां रखेंगे दोस्तों? अर्धसंघात्मक में। तो आप यहां तक राइट डाउन कर लें, देन इसे हम रब करके फिर आगे के टॉपिक पे एंटर करते हैं। आई होप लगातार आप क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे। जो बच्चों क्लास को मिस किया उसको क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए कॉन्टिन्यूअस क्लास के साथ बने रहें और हर लेक्चर को
देखते रहें लगातार, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके दोस्तों। आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आइए आगे की क्लास में हम इन सारी चीजों को और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो अगला पॉइंट होगा दोस्तों, हमने 3 पॉइंट बताया। चौथा पॉइंट होगा दोस्तों कि संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों का निर्धारण करती है। क्या करती है? संविधान सरकार के अंगों का निर्धारण करती है। अंगों की, संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों का व कार्य क्षेत्र का निर्धारण करती है। क्या करती है दोस्तों? निर्धारण करती है। किसका? सरकार के अंगों का। तो सबसे पहले आप समझिए कि सरकार के अंग हैं कौन। दोस्तों आइए देखते हैं कि सरकार के अंग कौन है पहले, क्योंकि यहां सबसे पहला टॉप शब्द है सरकार के अंग, दूसरा शब्द है शक्तियां। सबसे पहले हम समझते हैं सरकार के अंग कौन कौन है। तो सरकार के 3 अंग है दोस्तों, या लगातार आप सुन रहे होंगे, आपको पता होगा। पहली होगी विधायिका, दूसरी होगी कार्यपालिका, तीसरी होगी न्यायपालिका। दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके ही शक्तियों, कार्यों, क्षेत्रों का निर्धारण करती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विधायिका का क्या काम है, फिर हम समझते हैं कार्यपालिका का क्या काम है, और फिर हम समझते हैं कि न्यायपालिका क्या काम है। जब तक कार्य नहीं जानेंगे आप, तब तक आप इनकी शक्तियों कैसे समझेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विधायिका का कार्य क्या है। तो दोस्तों पहला पॉइंट, विधायिका। नाम से ही पता चला विधायिका, अर्थात विधियों को बनाने वाली संस्था को विधायिका बोलते हैं। अर्थात हम कहते हैं ना कि संविधान में कुछ कानूनी सिस्टम है, तो वो जो कानूनी सिस्टम है वह इन्हीं से संबंधित है। अर्थात विधायिका का कार्य क्या होगा दोस्तों? विधायिका का कार्य होगा कानूनों को व विधियों को बनाना। जब हम विधायिका के टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे विधायिका के और क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ एक ब्रीफ में देखें कि कानून या विधियां जो होंगी वह कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी दोस्तों। तो अगर विधायिका विधियां बनाएगी तो कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका मुंह थोड़ी ताकेगी, तो कार्यपालिका कोई काम करेगी। कार्यपालिका क्या करेगी दोस्तों? तो कार्यपालिका कहेगी कि तुम विधि बनाओगे तो हम उसे लागू करेंगे। तो क्या करेगी? विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करना। तो दोस्तों जो लागू करता है वही तो जनता के बीच में होता है। इसलिए कई बार आपको यह लगने लगता है आम बोलचाल की भाषा में कि कार्यपालिका ही सरकार है, कार्यपालिका ही सरकार है, पर कार्यपालिका तो वही कर रही जो विधायिका उसे कर रही करने को। तो मेन पावर में कौन है? विधायिका, ना कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का एक घंटा थोड़ी हम बजाएंगे, कुछ तो हम करेंगे। तो विधायिका क्या करेगी दोस्तों? सॉरी, न्यायपालिका दोस्तों न्यायपालिका का काम क्या होगा कि विधायिका जो कानून बनाएगी या विधियां बनाएगी उनको लागू करने के लिए
और ये जो विधियां बनाई जाएंगी ये संविधान संगत होनी चाहिए, संविधान सम्मत होनी चाहिए। अर्थात कोई ऐसी विधि नहीं बना देंगे जो संविधान के अलग, संविधान से अलग हो। संविधान में जो व्यवस्था दी गई उसी के अधीन रहते हुए आपको विधियां बनानी है। विधायिका की इतनी पावर नहीं कि वो संविधान के बाहर जाके विधि बना दे, संविधान के अंतर्गत रह करके संविधान के अधीन रहते हुए ही विधियां बनाएंगी। अर्थात जो यह विधियां बनेंगी यह सारी की सारी विधियां संविधान सम्मत होनी चाहिए दोस्तों, संविधान सम्मत। कैसी विधि होनी चाहिए? संविधान सम्मत होनी चाहिए। और न्यायपालिका काम भी यही है। न्यायपालिका कार्य क्या है? विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को समीक्षा करना, उसे देखना, रिव्यू करना कि क्या वह विधियां संविधान सम्मत हैं या संविधान से असंगत हैं। अगर संविधान सम्मत हैं या संविधान संगत हैं तो न्यायपालिका कहेगी ठीक है जाओ मजे करो, मजे करो, तुम्हारी व्यवस्था लागू होगी, तो कार्यपालिका उसे लागू करेगी। कई बार होता है कि कार्यपालिका भी कुछ विधियां बनाती हैं, उन विधियों की भी जांच न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका काम क्या होता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको समीक्षा करना, अर्थात विधियों व उपविधियों की समीक्षा करना, विधायिका जो बनाएगी। तो दोस्तों तो ये चेक एंड बैलेंस भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। आपको लगता हो कि न्यायपालिका सबसे पावरफुल हो गई? नहीं, हमारे संविधान विशेषज्ञ ने न्यायपालिका को अलग महत्व दिया है, तो विधायिका को भी महत्व दिया और कार्यपालिका को भी महत्व दिया। दोस्तों कई बार न्यायपालिका पर भी उंगली उठ जाती है, तो न्यायपालिका पर भी हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके, हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया न्यायपालिका की नहीं ली है, वह राष्ट्रपति के लिए है दोस्तों, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में न्यायपालिका के लिए भी महाभियोग की व्यवस्था ला करके, और महाभियोग लायक कौन? कार्यपालिका लाएगी दोस्तों। तो जब यह व्यवस्था महाभियोग की आएगी तो न्यायपालिका से आपके न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। वहीं विधायिका का काम होता है कानून और विधियां बनाना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विधायिका जब विधियां और कानून नहीं बनाती है तो कानून राष्ट्रपति बना देते हैं, तो अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका कहेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रपति जब विधियां बना देते हैं तो वह विधायिका के भी काम को कर देते हैं दोस्तों। लेकिन विधायिका जब न्यायपालिका के लिए अध्यादेश लाएगी, अध्यादेश करें दोस्तों, महाभियोग लाएगी, तो क्या विधायिका राष्ट्रपति को छोड़ देगी? तो विधायिका राष्ट्रपति के लिए भी लेके आएगी। तो हमारे देश में चेक एंड बैलेंस है, शक्तियों को बहुत अच्छे से हमारे देश में बांट करके दिया गया है कि आपका काम ये है, आप ये काम करेंगे, आप विधायिका हैं तो आप विधि बनाएं, आप कार्यपालिका हैं तो विधियों को जो बनी है उसको लागू करें, और न्यायपालिका आप इन दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था करते रहें। वहीं न्यायपालिका अतिक्रमण करने लगे शक्तियों का, तो विधायिका कहे बेटा रुको, मैं हूं तुम्हारे पास, अभी तो मैं बताता हूं। विधायिका हवा में उड़ने लगेगी तो न्यायपालिका उसको दबा देगी। न्यायपालिका की चलो बेटा नीचे आओ, मेरे ऊपर कहां उड़ रहे हो तुम। और कार्यपालिका अगर काम करती है तो सेम वही काम कार्यपालिका के लिए किया जाएगा दोस्तों। तो यह चेक एंड बैलेंस की यह व्यवस्था लगातार हमारे देश में बनाई गई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। तो ब्रीफली एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लियरली, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बता दिया दोस्तों, हमें लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं इसमें बताने को। हाँ, ये बता ही दिया दोस्तों, शक्तियों, कार्यों एवं क्षेत्राधिकार का निर्धारण करता है, अर्थात कि न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार में होगी, उसी क्षेत्राधिकार विशेष में ही कार्य करेगी। ऐसा नहीं होगा कि विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर के घुस जाए और वहां ताबड़तोड़ कुछ भी करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबका एक विशेष क्षेत्र है, विधायिका का एक विशेष क्षेत्र है दोस्तों, दूसरी तरह कार्यपालिका की विशेष क्षेत्र है। उसी कार्यपालिका और विधायिका का और न्यायपालिका का जो क्षेत्राधिकार है, उसी क्षेत्राधिकार के अंदर उन्हें रहकर काम करना है, किसी को उंगली नहीं करना है दोस्तों। ये तीनों एक दूसरे में किसी को उंगली नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे में चेक एंड बैलेंस बहुत सौहार्द के साथ, बहुत प्रेम के साथ रहते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां तक लिख लिया होगा सारी बातें आपने, मैं इसे रब करूंगा, देन आगे की चीजें बताऊंगा आपको। अब एक टॉपिक बचा हमारा संविधान का
वर्गीकरण। तो हम पढ़ेंगे संविधान का वर्गीकरण क्या है। तो आप इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे हम रब करके आगे के टॉपिक पे बढ़ें। आयो दोस्तों, आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक्स को खत्म करने को चक्कर में रहता हूं। जल्दी जल्दी आपके टॉपिक्स खत्म हो जाए दोस्तों। लास्ट पॉइंट देखिए आप। अब संविधान का महत्व को मैं एकदम ब्रीफली देता हूँ। संविधान जो है वह आपके शासन प्रणाली को बताता है, शासन प्रणाली को तय करता है। शासन प्रणाली कैसी होगी दोस्तों। दूसरा, राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है। तीसरा दोस्तों, सरकार के स्वरूप का निर्धारण करता है, सरकार के स्वरूप का निर्धारण। और चौथा पॉइंट दोस्तों, सरकार के अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है दोस्तों। सरकार के अंगों के मध्य शक्तियों की सीमा तय करता है, शक्तियों की सीमा तय करता है दोस्तों। तो आप एक बार राइट डाउन कर ले यहाँ तक। ये सारी चीज़ें जो मैंने एकदम फैला के आपको व्हाइट बोर्ड पर बताई थी वह मैंने एकदम ब्रीफली शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है। आप सारी चीज़ें इसे राइट डाउन कर लें, देन हम आगे चीज़ें बताते हैं आपको दोस्तों। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, ताकि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें भी तो उसका कुछ फल मिले, कुछ रिजल्ट मिले। गर्मी बहुत है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा सारी चीजें। आइए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्लास का, वह है संविधान का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर। संविधान का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर दोस्तों, नेचर के आधार पर। दोस्तों आपको पता है कि हमें 250 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस राइट डाउन करने होते हैं। तो टाइम कम होता है और क्वेश्चंस 20 के आसपास 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें राइट डाउन करना होता है। तो उसके लिए हमें अपनी स्पीड बहुत तेज रखनी पड़ती है लिखने के लिए। तो जिसकी जितनी तेज स्पीड होगी उतना तेज आगे पहुंचेगा अपने मंजिल तक। इसलिए थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब हो गई, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो आप राइटिंग के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं राइटिंग के साथ मैं बोलता भी रहता हूं, ताकि जिसे राइटिंग मेरी ना समझ में आए वह मेरी बातों को सुनकर के लिख सके। बहुत जल्दी दोस्तों हम लाइव भी आएंगे क्लास लेने के लिए आपके समक्ष। तो पहला पॉइंट दोस्तों बनेगा किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारा संविधान कैसा होगा दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर हमारा संविधान कैसा होगा दोस्तों? तो पहला संविधान उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होंगे दोस्तों। एक बनेगा निर्मित संविधान और दूसरा बनेगा आपका, ठीक है, पहले हम निर्मित संविधान ही आपको डिफाइन कर देते हैं। कुछ देश में संविधान लिखे गए हैं, कुछ देश में संविधान तत्काल रूप में लिख दिए गए, कंपाइल कर दिए गए एक साथ। कुछ देश में संविधान लंबे अरसे में लिखे गए, धीरे 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 लिखा गया दोस्तों, लंबे टाइम पीरियड में लिखा गया। तो दोस्तों, तो जो एक साथ लिख दिए गए उठाकर, जैसे भारत का संविधान
एक संविधान संस्था बनी, अर्थात संविधान सभा बनाई गई संविधान को गठन करने की, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान संस्था बनी। उस संविधान संस्था ने क्या किया, संविधान को लिखा। तो संविधान को लिखा दोस्तों, वह संविधान कैसा होगा, निर्मित संविधान होगा, अर्थात किसी संस्था द्वारा एक समय में, एक फिक्स समय में, काफी हद तक एक फिक्स समय में लिखा गया होता है। लिखा गया किसी संस्था द्वारा एक फिक्स टाइम पीरियड में जो संविधान लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्मित संविधान। और कुछ संविधान हमारी परंपराओं के अनुसार धीरे 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 हम उसे व्यवहार में अपने लागू करने लगते हैं और वही परंपराएं हमारे संविधान का रूप ले लेती हैं। तो हम बहुत सारी चीजें संविधान में लिखते नहीं हैं पर हम उसे परंपराओं के रूप में एक्सेप्ट करने लगते हैं। जब हम क्लासेस लेंगे आपको तो हम बताएंगे संसद की ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसे हमने परंपराओं के रूप में एक्सेप्ट किया, परंपराओं के रूप में आज भी वर्तमान में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसे हमने संविधान में लिखा नहीं है दोस्तों। तो विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका संविधान लिखित ना हो। लिखे सबके गए हैं, कुछ के तत्काल लिखे गए हैं, कुछ के लंबे पीरियड में लिखे गए। तो जो लंबे पीरियड में लिखे गए हैं उनको क्या कहते हैं, परंपराओं के आधार पर, परंपराओं के रूप में विकसित, के रूप में विकसित, अर्थात आपकी परंपरा में ही आ गई हैं वह व्यवस्था। उत्पत्ति के आधार पर दो संविधान होंगे, कैसे, एक निर्मित संविधान अर्थात लिखा गया संविधान जो एक फिक्स टाइम पीरियड में लिखा गया उसको लिखित संविधान अर्थात निर्मित संविधान होगा। दूसरा होगा परंपराओं के रूप में विकसित, परंपराओं के आधार पर धीरे 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 हमने किसी चीज को एक्सेप्ट करते गए, हम एक्सेप्ट करते करते हमने उसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर दो संविधान, एक निर्मित अर्थात जो लिखे जाएंगे फिक्स टाइम पीरियड में और दूसरा परंपराओं के रूप में विकसित संविधान अर्थात धीरे धीरे विकसित हुए। दूसरा दोस्तों, दूसरा बनेगा आपका संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर अर्थात संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर। संविधान में निहित मूल्य या शासन प्रणाली के आधार पर, कैसे आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर। पहला बनेगा मूल्य या शासन प्रणाली के आधार पर अगर देखते हैं दोस्तों तो हमारा पहला बनेगा एक लोकतांत्रिक, दूसरा बनेगा राजतंत्रात्मक। एक बनेगा लोकतंत्र, दूसरा बनेगा राजतंत्र। दोस्तों कहीं पर राजा वाली व्यवस्था होगी तो कहीं लोकतंत्र वाली व्यवस्था होगी दोस्तों। तो हमने आपको लोकतंत्र क्या होगा और राजतंत्र क्या होगा यह बखूबी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया कि लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन, लोग अपने प्रतिनिधि चुने उन्हें भेजें या लोग स्वयं शासन व्यवस्था में शामिल हो। राजतंत्र एक ही व्यवस्था, एक ही व्यक्ति, उसी के अधीन सारी व्यवस्थाएं चलेंगी, वही शासन, वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका, वही विधायिका होगा। तो राजतंत्र में तीनों एक ही में समाहित होगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल में होगा। अर्थात वह आपकी बात भी सुनेगा और निर्णय भी वही करेगा, अर्थात दंड भी वही देगा। तो सारी व्यवस्थाएं राजतंत्र में एकात्मक होती हैं, केंद्रीकृत होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, सारी पावर एक हाथ में होती है। यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी दोस्तों। तो आप समझ गए। अब लगातार मैं आपको बताऊंगा कि उत्पत्ति के आधार पर भारत का संविधान कैसा है, शासन प्रणाली के या निहित मूल्यों के आधार पर भारत का संविधान कैसा है। आप अपने दिमाग में गेस करते रहें और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि भारत का संविधान मूल्यों के आधार पर या शासन प्रणाली के आधार पर कैसा संविधान है, उत्पत्ति के आधार पर कैसा संविधान दोस्तों। तो तीसरे पॉइंट तक दोस्तों बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा होता है संकलन की प्रकृति के आधार पर अर्थात कोडिफिकेशन, राइट डाउन, लिखने के आधार पर, संकलन के आधार पर। तो दोस्तों संकलन अर्थात लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित। दोस्तों मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको बताया है कि लिखित संविधान का मतलब क्या होता है और अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है, पर ब्रीफली मैं आपको फिर बता देता हूं कि अलिखित संविधान का मतलब यह नहीं होता कि संविधान लिखा ही नहीं गया हो।
संविधान सभी देशों में लिखा जाता है, पर कहीं पर लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो कुछ जगहों पर परंपराएं ज़्यादा होती हैं। अर्थात वहाँ लिखा कम जाता है, व्यवहार में लोगों ने धारण कर लिया है बहुत सारी व्यवस्थाएं। और लिखित संविधान में हर छोटी बड़ी हर बात लिखी जाती है, इसलिए उसको कहते हैं लिखित संविधान। अर्थात वहाँ पे परंपराएं तो होती हैं पर वहाँ पे व्यवहार वाली चीज़ों को भी लिखा जाता है संविधान में। तो इस आधार पर एक लिखित संविधान होगा दोस्तों और एक अलिखित संविधान होगा। जहाँ पे किसी में संविधान में लिखने का अंश ज़्यादा होगा, उनमें परंपराएं होंगी, उनका भी समाहन होगा, परंपराएं भी एक्सेप्ट की जाएंगी, पर परंपराओं को व्यवहार के रूप में जो होंगी वह परंपराओं को भी हमारे संविधान में लिखा जाएगा अगर लिखित संविधान होगा। और अलिखित संविधान होगा तो वहाँ पे परंपराएं ज़्यादा होंगी तो परंपराओं को व्यवहार के रूप में एक्सेप्ट कराया जाएगा और संविधान में लिखा कम जाएगा। तो अर्थात अलिखित संविधान का मतलब होता है लिखित जो होगा, जो व्यवस्था लिखने की वह आंशिक रूप से लिखित होगा, और लिखित संविधान का मतलब होता है पूर्ण रूपेण लिखी गई हो। और अलिखित संविधान का मतलब एक दोस्तों और होता है कि परंपराओं के आधार पर विकसित संविधान। मैंने पहले बताया कि परंपराओं के रूप में धीरे धीरे विकसित संविधान, उसको अलिखित संविधान के रूप में भी हम देखते हैं। तो दोस्तों यह 3 आधार आपने समझ लिया। चौथा आधार दोस्तों मैं उधर लिख देता हूं। चौथा आधार दोस्तों संविधान में संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर, तो संशोधन के आधार पर एक कठोर संविधान होगा और एक लचीला संविधान होगा दोस्तों। तो विश्व के आपको पता होंगे कठोर संविधान का मतलब होता है, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया कि संशोधन के आधार पर दोस्तों। तो जहाँ पर संशोधन कठोर होगा अर्थात विशेष बहुमत चाहिए, आधे राज्यों की व्यवस्था चाहिए, आधे राज्यों का भी बहुमत चाहिए, जहाँ पर यह सारी व्यवस्थाएं ज़्यादातर दी गई होंगी तो उनका झुकाव कठोर संविधान की तरफ है, अर्थात वो संविधान कठोर है। और जहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, चलिए ठीक है साधारण बहुमत से हो जाएगा, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो जाएगा, इसलिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए, तो वह लचीला होगा। तो दोस्तों भारत का संविधान कैसा है, कठोर है या लचीला है, आप बताइएगा। जब हम आगे के जब संशोधन वाले टॉपिक में आएंगे तो आपको बताएंगे खुल करके कि हमारे संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था कठोर वाली है और कौन कौन सी व्यवस्था लचीली है। दोस्तों आप कठोर, यहाँ पे इसको लचीले को नम्यता बोलते हैं और कठोर को दोस्तों अनम्यता बोलते हैं। तो आप कई बार नम्यता और अनम्यता भी लिख करके आ जाता, तो इसको समझ लीजिएगा दोस्तों। कठोर मतलब अनम्य, दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं, स्पेस नहीं, अगर मैं लिखूंगा तो आपकी स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। इसलिए समझे कठोर मतलब होता है अनम्य और लचीला मतलब होता है नम्य। और 5वां पॉइंट दोस्तों आएगा आपके लिए संघ के आधार पर। 5वां पॉइंट दोस्तों संघ के आधार पर संविधान। तो संघ के आधार पर संविधान कैसा होगा, एक एकात्मक होगा दोस्तों, दूसरा संघात्मक होगा। एकात्मक, दूसरा संघात्मक होगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि एकात्मक और संघात्मक क्या होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। और कहीं कहीं अर्ध संघात्मक भी होता है दोस्तों। तो एकात्मक और संघात्मक मैंने सब कुछ आपको अच्छे से क्लियरली यहाँ बता दिया है। जब हम टॉपिक में आएंगे तो आपको वहाँ क्लियरली खुल करके मैं बताऊंगा कि संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है, कठोर संविधान क्या है और लचीला संविधान क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है। इस तरह की जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सारी व्यवस्थाओं को, सरकार की प्रणाली, शासन प्रणाली, संघ की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जितनी भी होंगी उन सभी व्यवस्थाओं को मैं खुल करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो भारत का संविधान होगा वह निर्मित संविधान होगा। क्यों निर्मित होगा, क्योंकि भारत में संविधान का निर्माण एक संस्था द्वारा किया गया था। तो अर्थात हमारा संविधान जो होगा वह निर्मित संविधान में आएगा। दूसरा, जो हमारे संविधान में निहित मूल्य है वह राजतंत्रात्मक नहीं दोस्तों, लोकतंत्रात्मक है। तो भारत में जो शासन प्रणाली वह कैसी है, लोकतंत्रात्मक है दोस्तों। और संकलन के आधार पर देखा जाए, कोडिफिकेशन लिखने के आधार पर भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है दोस्तों। भारत संविधान कैसा है, लिखित संविधान दोस्तों। अगर संशोधन के आधार पर देखें दोस्तों हमारा संविधान कैसा है, तो हमारा संविधान कठोर भी है दोस्तों और हमारा संविधान लचीला भी, अर्थात दोनों को समाहित करते हैं।
दोनों को समाहित करते हैं दोस्तों। और संघ के आधार पर देखा जाए तो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था है। जब मैं आऊंगा तो हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था को बताऊंगा, इसलिए हमारे देश में अर्धसंघात्मक व्यवस्था। कैसी दोस्तों? अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। तो हमारे देश का जो झुकाव है, कई बार लोग बोलते हैं कि हम अपने संविधान को अर्धसंघात्मक क्यों बोलते हैं, अर्ध एकात्मक क्यों नहीं बोलते हैं। तो आपको पता चलेगा जब मैं आगे क्लासेस में आऊंगा कि हमारी संघ की जो व्यवस्था है वह हमेशा अधिकांशतः टाइम तो संघात्मक ही होती है, लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी की सिचुएशंस क्रिएट होती है तो सारी सत्ता की पावर एक हाथ में आ जाती है और हम तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं एकात्मक में। तो इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि इसीलिए हम अर्धसंघात्मक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो झुकाव है, हम जो व्यवस्था रखते हैं वह संघात्मक ही रखते हैं, लेकिन जब आपातकाल इमरजेंसी जैसी व्यवस्था आएगी तो हम एकात्मक रखेंगे। अर्थात जैसा इंदिरा गांधी के सरकार काल में आपने देखा होगा इमरजेंसी आई थी तो वहां पे सत्ता का केंद्रीकरण धीरे धीरे एक हाथ में लगा था। जब युद्ध होता है, कोई बाह्य आक्रमण होता है या कोई वित्तीय आपात की व्यवस्था होती है, राज्य का संचालन संविधान के अनुरूप या केंद्र के अनुरूप नहीं चलता है, तो हम वहां पे व्यवस्था धीरे धीरे एकात्मक करना शुरू कर देते हैं। अर्थात सारी पावर एक जहां सेंट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन को हम सेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स एकदम क्लियरली बखूबी समझ में आए होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको एक बार मैं फिर बता देता हूं कि हमारे चैनल का नाम है भारत एजुकेशनल सेंटर। अगर आपको हमारे चैनल YouTube पे सर्च करने पे ना मिले तो @BEC 1994 आप डालेंगे, तत्काल प्रभाव से आपको क्लासेस हमारी मिल जाएगी दोस्तों। और जैसा कि आज को आपका टॉपिक हमारा था कि संविधान एवं संविधान का महत्व और संविधान का वर्गीकरण दोस्तों। तो आई होप आप मैसेज करके बताइएगा दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लगी और क्लासेस में और क्या क्या चीजें आपके लिए और क्या क्या चीजें ऐड की जाए जिससे आपके लिए इन्वायरमेंट क्लास का एकदम पॉजिटिव हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, और कोई भी कंप्लेन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो आप उसे हमें लिख करके अतिशीघ्र बताएं। हम उस डाउट को तत्काल प्रभाव से खत्म करेंगे दोस्तों। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। खुशहाल रहें, अच्छे रहें। गुड नाइट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।